गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, इसके बारे में रहेंगे कुछ टॉपिक। तो पहली दो तीन एक टिप्पणी है पहले प्रश्न में, अभ्यास के पहले प्रश्न में टिप्पणी के बारे में। पहली टिप्पणी आपकी, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। पहला क्वेश्चन आपका जो परीक्षा की दृष्टि से बनता है अध्याय में वो है कि पहले विश्व युद्ध ने पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पहले विश्व युद्ध की क्या भूमिका रही, ये प्रश्न। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स प्रश्न समझ में आना जरूरी है कि पूछा क्या जा रहा है। यदि आपने प्रश्न को सही ढंग से समझ लिया तो आप उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। प्रश्न दोबारा फिर सुने। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन है, उसमें विश्व युद्ध की क्या भूमिका रही। अब आपको समझ में आ गया होगा। 1919 से हम देखते रहे कि उन वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। जब हमारे देश में विश्व युद्ध हुआ तो उसमें सारे के सारे लोग जुड़े, इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के कारण उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हुई। उससे नए सामाजिक समूह भी शामिल हो गए और संघर्ष की नई पत्तियां सामने आ रही थी। नंबर 2, सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी। क्यों? क्योंकि जब विश्व युद्ध हुआ तो भारत पर काफ़ी खर्चे का भी वहन हुआ, काफ़ी व्यय भी हुआ और राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी भूमिका निभाई। इससे उनमें एक और नई स्थिति पैदा हो गई थी, एक और नया मोड़ आ गया था। इसके कारण, युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी व्यय में वृद्धि हुई और इस व्यय की भरपाई करने के लिए जो युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी व्यय हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए लोगों पर सीमा शुल्क और आयकर नए कर के रूप में लगा दिए गए या उनको बढ़ा दिया गया था। इसलिए लोगों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उनमें पैदा हुई। नंबर 3, युद्ध के दौरान कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई, तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि युद्ध के दौरान काफ़ी उद्योग प्रभावित हुए। इसके कारण 1913 से 1918 के बीच में कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम आदमी का जीवन बड़ा कष्ट में हो गया था, मुसीबतों में गिर गया था, उनके रोजगार छिन गए थे। इसलिए भी उसके दौरान लोग एक दूसरे से संपर्क में और राष्ट्रीय भावना का एक मजबूरन विकास हुआ। और चौथा था, वो गांव में सिपाहियों की जबरदस्ती भर्ती हो गई थी। जैसे कि हम आजकल कहते हैं कि रोजगार या फौज में नौकरी लेना कितना दुर्लभ है, आम बात होती रहती है। लेकिन उसमें लोगों के विचार कि जबरदस्ती कोई काम करना या नौकरी करना नहीं चाहता था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने, क्योंकि इसमें अंग्रेजों के अधीन था हमारा देश, तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती अंग्रेजी फौज में लोगों को पकड़ के भर्ती कर दिया था। इससे लोगों में रोष पैदा हो गया था और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। पांचवा पॉइंट है 1918 और 1919, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 देश में जो 2 साल थे, सेशन 18-19 का और 20-21 का, इनके दौरान, युद्ध के दौरान काफ़ी फसलें खराब हो गई थी। फसलें खराब होने का, जिन एकड़ में फसल खराब हुई तो उसकी कमी आई, अनाज की, खाद्य पदार्थों की कमी आई, भारी अभाव हुआ, जिसके कारण भी राष्ट्रीय भावना को बल मिला। छठा है, उसी समय, जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय हमारे देश में एक महामारी फैली जिसका नाम था फ्लू। जैसे आज आप भी देख रहे हैं, आज कोरोना का टाइम है, कोरोना के समय में
कोरोना नामक महामारी हमारे विश्व में फैली हुई और इसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसी प्रकार सन 1921 में जब वहाँ फ्लू नाम की महामारी फैली थी, जिसके कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। मारे जाने का कारण प्लेग की बीमारी और उसके साथ भूख का कारण भी था, क्योंकि प्लेग की बीमारी के दौरान लोग अपना काम नहीं कर पाए, खाना नहीं मिल पाया। इन परिस्थिति से आप भली प्रकार परिचित हैं, क्योंकि आज के ज़माने में भी आप कोरोना का वक्त जो चल रहा है, कोरोना के वक्त में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस हालात में उसमें भी उनको करना था। अगला पॉइंट नंबर 7 है, लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने विश्वास दिलाया था कि यदि भारतीय जनता प्रथम विश्व युद्ध में उनका साथ देगी तो वे आने वाले समय में उनकी जो भी समस्याओं का हल करेगी। लेकिन ऐसा लोगों की उम्मीद पर वे खरे नहीं उतरे। लोगों की उम्मीद पूरी न होने के कारण भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रोष पैदा हुआ और राष्ट्रीय एकता को बल मिला। नंबर 8, इसी समय एक नया नेता भी सामने आया जिसने संघर्ष का एक नया ढंग, नया तरीका पेश किया। इसी समय में महात्मा गांधी जैसे नेता देश को मिले और जिन्होंने देश को राष्ट्रीय एकता को बल मिला, उनको आगे बढ़ाने में, राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में विशेष सहयोग मिला। इसके साथ एक टिप्पणी और भी है हमारी। इस टिप्पणी में तो इतना ही था। अगली टिप्पणी आपकी, भारत में रोल्ट एक्ट का विरोध क्यों हुआ? परीक्षा की दृष्टि में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है रोल्ट एक्ट से संबंधित। सबसे पहले तो भारत में रोल्ट एक्ट है, जो ये एक्ट था क्या, इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में आप जानते भी हैं, क्योंकि 8वीं और 9th में आप इस लेसन इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। रोल्ट एक्ट क्या होता है? रोल्ट एक्ट का पूरा नाम यदि हम कहें तो वो आपका था लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने शीघ्रता से इसको पारित कर दिया था। ये एक ऐसा कानून था जिस कानून में नो अपील, नो दलील, नो वकील, यानी आदमी को बिना ही रीजन दिए एक ऐसा काला कानून के नाम से भी, हम इसे काले कानून के नाम से भी जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार अपने अधीन कर सकती थी, उसको नहीं उसको कोई दलील सुनी जाती, न वकील थी, न कोई वकील थी। तो इसलिए इसको हम काला कानून या रोल्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका देश में जबरदस्त विरोध हुआ था और 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल भी इसके विरुद्ध आरंभ हो गई थी। महात्मा गांधी ने इसका गहरा विरोध किया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इसमें नागरिक अवज्ञा करना, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन नामक भी इसके खिलाफ में आंदोलन महात्मा गांधी ने छेड़ा था, जिसमें लोगों ने भारी सहयोग से महात्मा गांधी का साथ दिया था। और इसके साथ एक जो अगली टिप्पणी है, गहवाभ्यास का आपका गहवा की टिप्पणी है, वो क्या है? वह असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? 1920 में जब महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो गांधी जी चाहते थे कि यह आंदोलन हिंसात्मक रूप से चले, यानी कोई लड़ाई नहीं करनी, हमने हिंसा मारकाट नहीं करनी, किसी को जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, कुछ बगैर हानि पहुंचाए, बगैर हिंसा किए हमें देश को, आंदोलन को चलाना। परंतु ऐसा नहीं हो पाया। 1922 में जब आंदोलन पूरी गति पर था, 1922 में यानी 2 साल के उपरांत जब ये पूरी प्रगति पर था, तो एक घटना घटी। वो घटना क्या थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नाम एक स्थान है। उस स्थान पर प्रदर्शनकारियों ने, आंदोलनकारियों ने एक चौकी, पुलिस की चौकी थी, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उनमें टकराव हुआ, जिसके दौरान कई पुलिस वाले भी मारे गए और लोगों ने, आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को आग लगा दी। जब इस घटना का महात्मा गांधी जी को पता चला तो बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि वे अहिंसा के पुजारी थे, वे हिंसा करना चाहते ही नहीं थे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने निराश होकर के ये आंदोलन वापस ले लिया। अगला आपका इसके साथ एक क्वेश्चन है, अभ्यास का ही है। मैं चाहता हूँ किसी टॉपिक के अंदर आपका अगला क्वेश्चन भी हो जाए इसी वीडियो के अंदर। वो है आपका सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है।
ये भी महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन आपका। सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं? गांधी जी ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए संघर्ष किया था। इसी पद्धति को सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्य मैंने सच, आग्रह मैंने बुलावा, सत्य का बुलावा। तो महात्मा गांधी जी के इसके मुख्य बिंदु क्या थे? नंबर 1, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह या सत्य की खोज पर जोर दिया गया। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष न्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़न से मुकाबले को आपको किसी भी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। यानी लड़ाई दंगड़ाई, हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप सच्चे हैं तो आप अपने लक्ष्यों का अवश्य प्राप्त करेंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी का विचार था। दूसरा, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष को कामयाब हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु को चेतना से झंझोड़ना चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था कि क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उनका मानना था कि हम किसी भी व्यक्ति को यदि हम सच्चे हैं तो उसकी आत्मा से उसको जोड़ के उसकी आत्मा को कहिए, उसको मजबूर कर दीजिए, बिना तोड़ फोड़ के, बिना नुकसान के, बिना मार काट के ही उसकी आत्मा को जोड़िए, ताकि वो अपने आप मजबूर हो जाए और आपके आगे झुक जाए। नंबर 3, उत्पीड़न शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर मजबूर करने की अपेक्षा सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये भी जो शत्रु है, अपना पक्ष का शत्रु आदमी है, अपना विरोधी है, उस आदमी को हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि हिंसा के द्वारा नहीं बल्कि अहिंसा के प्रयोग करते हुए आपने उसको मजबूर करना है। चौथा था, इस संघर्ष में आता सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था अहिंसा ही सब धर्म, सब भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है। महात्मा गांधी जी मानते थे कि यदि हम सच्चे हैं, सत्य पर हैं, तो अवश्य ही हमारी जीत होगी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के आंदोलन भी चलाया, लोगों को समझाया और उसके लिए उन्हें प्रेरित किया। तो इसी वीडियो में इतना ही। आज के अभ्यास के जो 4 प्रश्न दिए हैं, आपको प्रश्न करने हैं, उनको लिखना है और अच्छी तरह समझ के याद करना है। धन्यवाद।